राधिका की उम्र महज 20 साल थी जब वो ब्याह के घर में आई थी। अमित से उसकी शादी हुई थी, घर का इकलौता लड़का। राधिका की माँ ने देख के इसीलिए शादी की थी कि लड़का अकेला है और कोई आगे पीछे है नहीं तो मेरी लड़की राज करेगी। लेकिन कुछ लड़कियां मायका छोड़ ही नहीं पाती। ऐसे ही राधिका की ननद थी जो शादीशुदा थी। अच्छा ससुराल था लेकिन मायके में ही पड़ी रहती थी। और मज़े की बात तो ये है कि वो राधिका से 6 साल बड़ी थी, यानी राधिका के पति अमित से भी 2 साल बड़ी। तो जब राधिका घर में आई तो लगभग उसको 2 सास मिली। एक सास तो थी ही, एक नंद, वो तो कई सासों के बराबर थी। खैर, नंद की बड़ी चलती थी घर में। क्या बनाना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब जागना है, सुबह नाश्ते में क्या बनेगा और शाम को क्या होगा। देविका घर की मालकिन थी। वो हर वक्त तो अपनी माँ के पास ही पड़ी रहती थी। और जब नई बहू घर में आई तो देविका राधिका के ऊपर ऐसे नज़र रखती जैसे वो उसकी सास हो। सास को कभी कभी इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन देविका को बड़ी परवाह होती कि राधिका ने कौन से काम में देरी की और कौन सी काम जल्दी करके ले आई। पहले पहल तो ठीक था, कोई बात नहीं, घर की बड़ी लड़की है तो राधिका सुन भी लेती थी। वैसे भी राधिका की उम्र कुछ ज़्यादा तो थी नहीं। उसकी माँ ने सिखा के भेजा था कि थोड़ा चुप रहोगी बेटा तो घर बस जाएगा, चुप रहना, थोड़ा सा सह लेना। घर परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक माँ है और बेटी तो पहले से ब्याही हुई है, तो वो कुछ कहे तो उसकी चिंता नहीं करना और माँ का ख्याल रखना जैसा तुमने मेरा रखा था। राधिका तो यही सीख के आई थी। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसीलिए ज़्यादा अपना दिमाग नहीं चलाती थी। उसे लगता था जो माँ ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। थोड़ा सह जाने से अगर रिश्ता चल जाता है तो मैं सही जाती हूँ। शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था। अमित उसको प्यार करता तो भी देविका को बहुत आग लग जाती। वो चुपके अपनी भाभी और भैया के कमरे में देखती कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। अगले दिन बोलती, राधिका तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। राधिका चौंक जाती। आखिर इसे पता कैसे चलता है हम मियाँ बीवी के बीच में बात क्या हो रही है। उसने एक दिन कहा कि अमित, मुझे ऐसा लगता है कि दीदी हमारी बातों को कान लगा के सुनती हैं। अमित को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, देखो राधिका, तुमने आज कह दिया है, आगे से मत करना। आखिर दीदी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो खुद ही बेचारी किस्मत की मारी हैं। उनका ससुराल ठीक नहीं, उनका पति भी यहाँ नहीं रहता, तो बेचारी अपना मन बहलाने के लिए माँ के पास आ जाती है, 2-4 दिन रुक जाती है, फिर ससुराल चली जाती है। देविका ने सोचा खामखा मैं बातों को बढ़ा रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। वो खामोश हो गई। शादी के 6 महीने गुजर गए लेकिन देविका अपने ससुराल नहीं गई। राधिका को ये बात अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि 6 महीने में एक बार भी राधिका अपने मायके नहीं गई थी। उसने यूं ही एक दिन पूछ लिया, दीदी आप ससुराल नहीं जाती क्या? देविका को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, सुन, तू कल की आई लड़की मुझे क्या सिखाएगी और मेरे घर में तू बोला मत कर। अजीब बात थी, मेरा घर? अब तो ये राधिका का घर था ना, तो आप मेहमान हो। राधिका ने कहा, क्योंकि राधिका की अकल तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। देविका ने हाय तौबा पीटना शुरू कर दिया। ओहो, इतना चिल्लाई, अपनी माँ को कहा, माँ देखो ये कल की आई लड़की मुझे कहती है ये अब मेरा घर नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। राधिका की सास ने राधिका को बाल से पकड़ा और घसीटते हुए लेके आई आंगन में और कहा, आज से आइंदा मेरी बेटी के ऊपर नज़र रखा तो तेरी टांगे, हाथ और आंखें सब तोड़ फोड़ दूंगी। वो पहली बार था जब राधिका के ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन राधिका सह गई। सोची कि माँ ने कहा है थोड़ा सह जाऊंगी तो घर बस जाएगा। शाम हुई, अमित आया। राधिका अजीब लग रही थी। हाथों पे चोट के निशान थे, गालों पर थप्पड़ों के निशान थे। अमित ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चली गई। अमित उसके पीछे पीछे गया। बोला, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्यों तुम्हारे चेहरे पे ये निशान है, हाथ पाँव पे ये निशान है? जब तक देविका आ गई। बोले, ओहो, बीवी से बड़े अकेले में बातें की जा रही हैं। कुछ नहीं, थोड़ा फिसल गई थी तो चोट लग गई इन्हें, और कोई बात नहीं है। और ज़रा सी बात को क्या बना रही हो? राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उसने तो ये सब सीखा ही नहीं था, कैसे बोलना है। अभी उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, ना ही घर में उसने देखा था ऐसा कुछ होते हुए। राधिका की माँ तो बहुत शांत स्वभाव की थी और बड़े ही शांत स्वभाव से ही राधिका को पाला था। राधिका को पढ़ाया नहीं था क्योंकि
लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, ऐसा राधिका की माँ को लगता था। देविका भी ज़्यादा कुछ पढ़ी नहीं थी। देविका राधिका की हर बात से चिढ़ती। उसकी शक्ल, सूरत, उसकी मासूमियत, उसका चुप रहना, उसको हर बात खलती। एक दिन उसके घर में पड़ोसन आई। वो बैठी थी तो राधिका की सास ने कहा, जाओ जाके चाय बना के लाओ। राधिका चुपचाप सर झुकाए गए किचन में, चाय बनाया और चाय को प्लेट में बड़े ही तमीज़ से सजा के लेके आई। साथ में बिस्किट भी लेके आई, जो कि उसकी सास ने कहा नहीं था और उसकी नंद ने भी नहीं। जब वो बिस्किट लेके आई तो दोनों ने भवें चढ़ा ली कि बिना पूछे क्यों ले आई। खैर, उस वक़्त तो उन दोनों ने कुछ नहीं बोला। वो औरत बैठी और उसने राधिका की जम के तारीफ़ की। कितनी सुंदर है, बाल कितने प्यारे हैं, देखो नज़रें भी नहीं मिलाती है ज़्यादा, कितने प्यार से पाला है इसको, कितनी शांत स्वभाव की है, घर के सारे काम करती है। आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो अमित की माँ। उस वक़्त राधिका की सास को थोड़ा गुस्सा तो ज़रूर आया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक गुरूर भी आया था कि चलो लोगों ने जम के तारीफ़ तो की है तो मेरी बहू ही। लेकिन ये बात देविका को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसकी भौएं चढ़ गईं, उसकी आंखें तिरछी हो गईं और वो वहाँ से एकदम पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। जैसे ही पड़ोसन गई, देविका अपना दुपट्टा एकदम कमर में बांधते हुए कमरे से बाहर निकली। बोली, देखो माँ, इसको कहा था किसी ने बिस्किट भी साथ में लेके आ, ये तो घर को पूरा बर्बाद कर देगी। किसको देना है, किसको नहीं देना, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, इसको क्या पता, कम से कम पूछ तो लेती मुझसे। देविका की माँ तो थोड़ा खुश थी कि चलो कम से कम आस पड़ोस में थोड़ी इज्जत तो बढ़ी कि मेरी बहू अच्छी है। वो अभी उसी सोच में गुम थी जब तक देविका ने तमाशा खड़ा कर दिया। उसने तो जो राधिका को सुनाई उसका हाथ मोड़ दिया। राधिका बोलने लगी, दीदी छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मत कीजिए ऐसा। बोली, तू आगे मेरा घर चलाएगी? हाँ, मेरी माँ पे राज करेगी? हाँ, तुझे नहीं पता कि सारी चीज़ें मुझसे पूछे बिना नहीं होती? तूने कैसे अपने आप से सोच लिया कि किसको क्या देना है? बोली, आगे से ऐसा नहीं करना और हाथ जोड़ के माफ़ी मांग मुझसे कि आगे से बिना पूछे मेरे कभी भी किसी को कुछ नहीं देगी। राधिका ने उसके हाथ जोड़े और कहा, दीदी बिना आपके पूछे मैं किसी से बात तक नहीं करूँगी, जितना आप कहेंगी बस मैं उतना ही करूँगी। एक अजीब सी चिढ़ थी देविका के अंदर राधिका को लेके। कहती, माँ पता नहीं लड़कियाँ कैसे कैसे व्रत रखती हैं, तभी तो उन लोगों की किस्मत पलट जाती है और एक मेरी किस्मत है माँ, देखो ना मेरा परिवार कैसा है। उस वक़्त राधिका की माँ को शायद ऐसा लगा कि नहीं ये गलत है। तब उसने कहा, चुप कर देविका, तेरे ससुराल में तेरी सास तो अच्छी ही है, बस तू इसीलिए तो वहाँ नहीं रहती कि तेरा पति नहीं है वहाँ। तभी तो मुझे लगा कि हाँ शायद पति नहीं है तो तू वहाँ रह के क्या करेगी, इसीलिए तू यहाँ रहती है, इसमें क्या है। देविका को लगा जैसे उसके दिल पे छुरियाँ चल गई। उसने तुरंत आंसू निकालने शुरू कर दिए। कहा, माँ मैं देख रही हूँ कल की आई लड़की की वजह से आप मेरे साथ परायों जैसा बर्ताव कर रही हैं। ठीक है, मैं कल अपने ससुराल चली जाऊँगी, तभी आपको चैन मिलेगा। देविका की माँ को लगा मैंने अपनी बेटी का दिल दुखा दिया। वो अपनी बेटी को समझाने लगी, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, कल की बहू ने कुछ ज़्यादा ख़राब काम नहीं किया था जितना तुम चिल्लाई उस पर। तब देविका ने कहा, याद रखना माँ, ये इकलौती नहीं है, इसके पास 2 बहनें और हैं। ऐसा ना हो कि सारी अमित की कमाई अपने बहनों की शादी और अपनी बहनों की पढ़ाई में लगा दे। देविका की माँ का एकदम दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि अपने बेटे को और बेटी को अकेले ही पाला था। अब बेटा कमा रहा था तो उसकी ज़िंदगी थोड़ा बेहतर थी, और ऐसे कैसे बेटे की कमाई ही अपनी बहनों को दे देगी। उसके दिल में जो राधिका के लिए नरमी आई थी एकदम से कड़वाहट में बदल गई, और वो भी देविका की तरह सोचने और सुनने लगी। वो भी राधिका की हर चाल पर नज़र रखने लगी, हर बात पर उसको काटने लगी, हर बात उसको बुरी लगने लगी। अब तो जितना तकलीफ़ उसको देविका दे रही थी उससे ज़्यादा तो उसकी सास देने लगी। गिन के रोटियां देखती, कितनी सब्जियां बना रही है, कैसे खाना बना रही है, 10 बार किचन में चक्कर लगाती, और आटे चावल में ताला भी लगा दिया था कि जब भी बनाना हो राधिका तो मुझसे कहना, मैं तुम्हें दूंगी। राधिका को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। साल बीत गए और वो अभी तक मायके नहीं गई। एक दिन उसने अमित से कहा, अमित मुझे माँ की याद आ रही है, क्या तुम मुझे मेरे घर पे छोड़ दोगे? मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। अमित ने कहा, ठीक है,
माँ से पूछ लेना, अगर माँ बोलेगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुबह पूछ लेना, अभी रात हो गई है, तुम सो जाओ। राधिका को नींद तो नहीं आ रही थी। वो अगले दिन की तैयारी की सोच में डूबी हुई थी। कल क्या होगा, जैसे ही बोलेंगे मैं चली जाऊंगी, अगर नहीं बोला तो। जब सुबह हुई अमित उठा तो राधिका ने कहा, एक बार तुम कह देना माँ को कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, नाश्ता तो बनाओ, लेके आओ, टेबल पे बात करते हैं। राधिका ने नाश्ता बनाया, टेबल पर लेके गई। सब बैठ के खा रहे थे। तभी अमित ने कहा कि माँ, राधिका को मायके जाने का दिल कर रहा है, वैसे भी साल होने वाला है और वो अभी तक मायके नहीं गई है। ये सुनते ही तो देविका का दिमाग खराब हो गया। उसने चम्मच टेबल पर पटका और वहाँ से चाय का कप उठा के अपने कमरे में चली गई। अमित की माँ राधिका को कभी भी अमित के सामने डांटती नहीं थी। बोली, हाँ हाँ देखते हैं बेटा, वैसे भी वहाँ जाके क्या करेगी, इसकी 2 बहनें तो हैं ही, उसकी माँ का ख्याल तो रख ही लेती हैं, और फिर भी तू कहता है तो हाँ ठीक है, देख लेते हैं बेटा, भेज देंगे, तीज आने वाली है, उसके बाद चली जाएगी। और वैसे भी इसकी माँ को इसकी ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है नहीं। इसकी माँ को जब मिलने का मन करता है तो वो तो चली ही आती है, कभी इसको बुलाने की बात तो नहीं करती बेटा, जो इसको ज़बरदस्ती में भेज दूँ। अमित ने कहा, हाँ माँ ठीक ही कहती हो, जैसा आप कह रही हो वैसा ही कर लेंगे, अभी मैं ऑफिस चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। बोली, हाँ बेटा तू जा, शाम को मिलते हैं। राधिका का तो दिल जैसे ज़मीन पर गिर गया और दिमाग सुन, क्योंकि उसे पता चल गया मुझे ये जाने तो नहीं देंगे। राधिका अपने घर के कामों में लगी रहती, कभी कपड़े धो रही होती, कभी झाड़ू पोछा बर्तन, हर चीज़ जैसे उस घर की एक अच्छी खासी नौकरानी हो। उसे ये एहसास हो गया कि मेरे पीछे तो कोई है नहीं, ना मेरा बाप है ना भाई है, एक माँ है जो पहले से ही जिम्मेदारियों से भरी हुई है, उसको मेरी जिम्मेदारी कहाँ ही याद आती होगी। राधिका जैसे मायूस हो गई जिंदगी से भी और उस घर से भी कि ये कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सिवाय नौकरानी के मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसे समझ में आ गया। वो जब भी अमित से शिकायत करती तो अमित को बस एक ही बात, माँ और दीदी के बारे में कुछ मत बोला करो, उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला है और अब मेरी बारी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस घर के तौर तरीके सीख लो। वो तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था, बहरा हो गया था या अंधा था पता नहीं, लेकिन वो राधिका को ही समझाता था कि तुम ही समझ जाओ। राधिका की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो घर के ताने बाने और राजनीति को समझ पाए। अब राधिका बहुत मायूस रहने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके दिल का हाल कौन सुने, कोई नहीं सुनने वाला था। वक्त बीत रहा था, दिन गुजर रहे थे। राधिका वही सुबह, वही शाम, वही दोपहर, वही लात, वही जूते, बस उसे उसके सिवा कुछ याद ही नहीं था। दिन महीने साल यूं ही गुजरते रहे। इस बीच राधिका माँ बनी एक बेटे की। बहुत ही खूबसूरत बेटा हुआ। उसने सोचा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन अब ज़िंदगी तो और भी मुश्किल होने वाली थी राधिका की। देविका की शादी को 8 साल हो गए थे। उसका पति हर 6 महीने में घर भी आता, कभी कभी साल में आता, लेकिन औलाद अभी तक नहीं हुई थी। राधिका को बेटा हुआ तो उसकी सास का दिल थोड़ा नर्म हो गया और पति अमित का भी थोड़ा नर्म हो गया। वो थोड़ी बातें सुनने लगे राधिका की। ये देख के देविका को और गुस्सा आता, ऐसा लगता उसके सीने में कोई खंजर घुसा रहा है। उसने राधिका की ज़िंदगी और मुश्किल बना दी। उसके अंदर की ईर्ष्या, उसकी जलन राधिका को और मुश्किल में डाल देते। कभी कभी तो वो ऐसी हरकतें कर देती कि राधिका की जान पे बात आ जाती। वो चाहती कि बस ये लड़की किसी भी तरह यहाँ से भाग जाए, और वो कैसे करे ये देविका को समझ में नहीं आ रहा था। वो मौका ढूंढ रही थी, किसी भी तरह राधिका को या तो भगा दे या फिर से अपनी माँ की नज़रों से और अपने भाई की नज़रों से उतार दे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वो मौका उसको मिला। एक दिन राधिका दूध वाले से बात कर रही थी कि घर में एक बच्चा है और दूध थोड़ा उसे ज़्यादा चाहिए। बस देविका को मौका मिल गया। उसने कहा कि पता है, सुबह जब हम सब सो रहे थे इसने दूध वाले को बुलाया और उसका हाथ पकड़ के न जाने क्या बोल रही थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैंने देख लिया और मैंने इसको पकड़ लिया, और तब से ये खामोश है। राधिका को बहुत गुस्सा आया कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया। उसने कहा, मैंने दूध वाले से बस इतना कहा था कि मुझे दूध और ज़्यादा चाहिए। देविका ने बोला, अच्छा तो मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये दूध वाले से पता नहीं क्या बोल रही थी और उसको एक लिफाफा भी पकड़ाया था।
राधिका ने झट से कहा, दीदी आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो हिसाब लिख रहा था और मैंने सिर्फ उसको हिसाब की कॉपी वापस की थी। अमित और अमित की माँ दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। वो दोनों आपस में झगड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। अमित ने कहा, बस बंद करो ये तमाशा, और कुछ नहीं सुनना मुझे। राधिका तुम जाओ, मेरा नाश्ता लगा और मेरे जूते लेके आओ। अमित ने नाश्ता किया, जूते पहने और घर से बाहर निकल गया। राधिका की सास ने राधिका से कहा, तू कसम खा अपनी माँ की कि तू सच बोल रही है। राधिका ने तुरंत कसम खा लिया। कहा कि मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। अब दीदी को बोलो कि वो अपनी माँ की कसम खाए कि वो जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं। तभी देविका ने एक थप्पड़ मारा खींच के। राधिका हिल गई। थप्पड़ इतना जोर का था कि 2 मिनट तक उसके कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फिर देविका कहने लगी कि तेरी हिम्मत कैसी हुई, मेरी माँ के सामने तू कसम खाने की बात कर रही है? तुझे डर नहीं लगता मेरी माँ से? राधिका न जाने कितने सालों से ये सब सह रही थी। इस बार का थप्पड़ उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसकी सास ने भी कहा कि तू मेरी बेटी को कहती है कसम खाने के लिए? तू पता नहीं कैसी है, तेरी माँ ने कैसी परवरिश की है, तू कसम खाती है, झूठी सच्ची हमें क्या पता। और सुन, आज की बात अगर मैंने तुझे देख लिया या सुन लिया कि तूने किसी से बात की है तो 2 मिनट में तुझे चलता कर दूंगी यहाँ से। तू क्या सोचती है कि एक बेटा पैदा करने के बाद तू हमारे सर पे नाचेगी? तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ मैं। तू मेरा बेटा छीन नहीं पाएगी। तुझे क्या लगता है कि तू मेरे बेटे की कमाई सब लुटा देगी और मैं देखती रहूँगी? ऐसा नहीं हो सकता। और घर में उतना ही बोला कर जितना मैं चाहती हूँ और देविका बोलती है, ज़्यादा मत बोला कर। शाम हुई। जब घर पे अमित आया तो राधिका को देखा और उसे बुरा लगा उस दिन, शायद क्योंकि राधिका अब सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो उसकी बच्चे की माँ भी थी। लेकिन बहुत देर तक फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपनी माँ से, बहन से बड़े हंस हंस के बात की और कहा कि आगे से कोई भी दूध वाला आए और कोई भी आए दरवाजे पे, तुम दीदी को भेजना, तुम मत जाना। राधिका को बड़ी अजीब बात लगी कि इतने सालों में यह आदमी भी मेरा ना हो पाया, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। वो तो अब और भी मायूस हो गई थी। सहते सहते इंसान कितना सह सकता है। उसी वक्त राधिका पानी पीने उठी और उसी वक्त उसने घर के उस कोने को देखा जहाँ हमेशा अंधेरा रहता था। बस वही खड़ी होकर उसके दिमाग में वो ख्याल आया। एक दिन मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत ने उसे रोते देखा था तो उसे कहा था, आवाज़ कांपती हुई उसने सिर्फ इतना कहा, बेटी सब सहने से नहीं सुधरते, कुछ को डराना पड़ता है। वहीं से बीच पड़ा काला रास्ता। राधिका को कभी अंधविश्वास पर यकीन नहीं था, लेकिन जब इंसान टूटता है तो वो तर्क नहीं देखता, बस रास्ता देखता है। अंधेरी रातों में वो बाहर जाने लगी। पूछने पर कहती दवा लेने। असल में वो उस बूढ़ी औरत के पास जाती। मंत्र, हड्डियाँ, राख, काले धागे, हर चीज़ से डर टपकता था। पहले 11 दिन तो घर के बाहर ही करती थी, फिर उसके बाद वो घर के अंदर करने लगी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 21 दिन से पहले ही असर दिखने लगा। सबसे पहला असर ननद पर हुआ। देविका को अजीब सपने आने लगे। खून से सनी गुड़िया, जलते चेहरे, फुसफुसाती आवाज़ें। वो चीख चीख कर उठती। देविका की माँ डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी कि आखिर मेरी बेटी को हुआ क्या है। अभी तो ये माँ भी नहीं बनी है, उम्र भी निकलती जा रही है, पता नहीं कोई। देविका की माँ देविका को लेके डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगी। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। फिर सास बीमार पड़ गई, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। अब राधिका की सास पर असर हुआ। अब उसकी सास को लकवा मार गया। आधा शरीर जैसे अपंग हो जाता है। लेकिन राधिका को ये पता नहीं था कि वो जो कर रही है वो सिर्फ सास और ननद पे काम नहीं करेगा, पूरे परिवार पे काम करेगा और उसकी जान पे भी बात आ सकती है। जैसा जैसा वो बूढ़ी औरत कहती गई, राधिका करती गई बिना कोई सवाल किए। जब वो सब कर रही थी तो उसने असर भी देखा। अपनी नंद को जब बीमार देखा तो उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। देविका जैसे ही डर के मारे यहाँ से भाग जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी या बीमार हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि यही तो है सारे फसाद की जड़। लेकिन राधिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जिस आग से खेल रही है उस आग में सिर्फ और सिर्फ
देविका नहीं जलती, वो भी जलती। 21 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए थे तभी अमित की नौकरी चली गई। वो घर बैठ गया। कमाने वाला तो एक ही था। राधिका घबरा तो गई थी लेकिन रुकी नहीं। उसने सोचा इतने सालों से इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी, अगर असर हो रहा है तो मैं करूँगी। वो तो अपने पति और अपने बच्चे पे नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसका असर तो उल्टा ही होता है। सास तो ऐसा व्हील चेयर पे बैठी कि वापस उठी ही नहीं, और ननद पागल हो गई। पति की नौकरी छूट गई, वो शराब पीने लगा, पैसा ख़त्म हुआ, लड़ाइयाँ बढ़ गई। रात को घर से आवाज़ें आती, दरवाजे अपने आप खुलते, पूजा का कमरा जलता हुआ मिलता। राधिका चुप थी लेकिन उसकी आंखों में अब सुकून नहीं, स्याही थी। फिर एक रात सास की मौत हो गई। डॉक्टर बोले हार्ट फेल हो गया, लेकिन उसकी आंखें खुली थी और चेहरा डर से अकड़ा हुआ था। ननद पागल खाने पहुंची। वो हर किसी से कहती भाभी ने किया है, भाभी ने किया है, पर कोई समझ ही नहीं पाता कि ये पागल क्या बोल रही है, समझ में नहीं आता। फिर जब उसकी सास मर गई, नंद पागल खाने चली गई, राधिका अकेले बैठी। अब उसने सोचा कि मैं राज करूंगी, लेकिन तब तक उसका पति वो शराब के नशे में ऐसा धुत हो गया था कि वो कमाना तो भूल ही गया था, साथ में वो इंसान है उसको ये भी नहीं समझ में आता था। कहीं भी पड़ा रहता, शराब पीता, शराब नहीं मिलती तो वो लोगों को पत्थरे मारता, जैसे पागल हो गया हो। हालांकि वो नशे में रहता हर वक्त। जिस रात राधिका आईने के सामने बैठी थी, उसने पहली बार अपने चेहरे को ठीक से देखा। वो खुद से डर गई। उसी रात बूढ़ी औरत ने कहा, अब ये जादू तुझसे भी कीमत मांगेगा। राधिका हंसी, सब खत्म हो गया, अब क्या बाकी है। लेकिन काला रास्ता कभी खाली नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद राधिका बीमार रहने लगी। उसका शरीर सूखने लगा। रात को वो खुद चीख कर उठती, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है। अब उसका पति उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टर भी हार गए। मरते वक्त राधिका ने बस इतना कहा, गलती मेरी थी, मैंने गुस्से को भगवान बना लिया। उसके मौत के बाद अमित भी ठीक हो गया, क्योंकि शायद उसे ये समझ में आ गया कि ये बच्चा किसके साथ रहेगा, या जादू का असर ख़त्म हो गया। अब अमित और अमित का बेटा दोनों साथ रहते हैं और अमित पूरी जिम्मेदारी से माँ और बाप का किरदार अदा कर रहा है। कहते हैं गुस्सा अगर इंसान को रास्ता दिखाए तो वो रास्ता अक्सर कब्र तक ही जाता है। वही राधिका के साथ हुआ। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।